किसानों द्वारा किया गया आंदोलन पूरी दुनिया को याद है। हालांकि वो बात अलग है, उनकी जो मांगे थी वो पूरी हुई या नहीं हुई, लेकिन देश भर के किसान एक बार फिर ऐसा ही बड़ा आंदोलन करने के मूड में हैं। अब की बार क्या कुछ रणनीति रहेगी, उसी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ मौजूद है। अभिमन्यु जी, किस प्रकार का आंदोलन रहेगा और क्या कुछ अब की बार मांगे रहेंगी आपकी? देखो, जो सबसे पहले अगर मांगों की बात करें तो 3 मेजर मांगों को लेकर अब की बार चल रहे हैं देश भर के किसान संगठन जी। पहली मांग तो ये है कि सरकार एमएसपी पे फसल खरीद की गारंटी का कानून बनाए और वो एमएसपी भी डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन के C2+50% फार्मूले के अनुसार होना चाहिए, जिस फार्मूले के अनुसार आज हरियाणा और पंजाब में गेहूं का एमएसपी 4,000 रुपया प्रति क्विंटल बनता है जी। और हम यहाँ पे ये भी बताना चाह रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री होते थे गुजरात के और 2011-12 में वो कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे, तो उन्होंने उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को चिट्ठी लिखी थी कि डॉक्टर साहब, खाली 23 फसलों का एमएसपी घोषित करने से कुछ नहीं होगा, एमएसपी पे खरीद की गारंटी होनी चाहिए। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी साहब बार बार कहते थे, उनकी यूट्यूब पे वीडियो भी मिल जाएगी, हजारीबाग की चुनावी सभा में उन्होंने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री बना तो पहली कलम से किसानों को C2+50% फार्मूले के अनुसार फसलों का मूल्य दूंगा। लेकिन उनको प्रधानमंत्री बने हुए 10 साल हो गए हैं, अब तक उन्होंने अपने दोनों वादे पूरे नहीं किए जो उन्होंने प्रधानमंत्री बनने से पहले किए थे। दूसरी जो मेजर मांग है अब की बार के आंदोलन की, वो ये है कि देश के सभी किसानों का, मजदूरों का कर्जा माफ किया जाए। क्योंकि देखिए 2014 से 2022 के बीच में सरकार ने संसद में खुद स्वीकार किया कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों का ही सरकार ने 14,53,000 करोड़ रुपया एनपीए कर दिया, यानी बट्टे खाते में डाल दिया, यानी कर्जा माफ कर दिया। जिस 14,53,000 करोड़ में से 7,79,000 करोड़ तो बिल्कुल टॉप 10-12 कॉर्पोरेट घरानों का है। जब उनका कर्जा माफ हो सकता है तो देश का पेट भरने वाले किसान मजदूरों का कर्जा माफ क्यों नहीं किया जा रहा? हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जब कोरोना काल आया था, सारी फैक्ट्रियां सब कुछ बंद हो गया था, सारी कंपनियां बंद हो गई थी, तो उस समय कृषि क्षेत्र ऐसा क्षेत्र था जो 3.8% की दर से ग्रोथ कर रहा था और पूरे देश का पेट भरने का काम कर रहा था, जब हमारी अर्थव्यवस्था 23% कम हो गई थी। तो जो 13 फरवरी को जो हमारा दिल्ली कूच है, इन तमाम मांगों को लेके, भूमि अधिग्रहण का मुद्दा भी उसमें शामिल है, इन तमाम इश्यूज को लेके देश भर के किसान संगठनों ने तय किया कि आने वाली 13 फरवरी को देश के कोने कोने से किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, ट्रैक्टर ट्रॉलियों पे कूच करेंगे। और अब की बार विशेष तौर पे दक्षिण भारत से भी किसानों के बड़े बड़े जत्थे आएंगे। वहां पे केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में बड़ी बड़ी महापंचायत हो चुकी है। अब की बार गुजरात और उड़ीसा के किसानों में भी उत्साह है। वो भी कह रहे हैं कि पिछली बार हमारी हाजिरी कम रही थी, लेकिन अब की बार हाजिरी में कमी नहीं रहने दी जाएगी। तो 13 फरवरी को देश के कोने कोने से किसान दिल्ली की तरफ चलेगा और उसी की तैयारी के लिए आज नारनौंद में भी सभी साथियों के साथ विचार चर्चा करी और यह तय किया गया है कि आगामी 3 फरवरी को हरियाणा की स्टेट लेवल की एक किसानों की बड़ी महारैली नारनौंद की अनाज मंडी में रखी गई है, जिसमें 13 फरवरी की रणनीति बनाई जाएगी और देश के अलग अलग राज्यों से किसान नेता उस 3 फरवरी को नारनौंद की अनाज मंडी में होने वाली किसान महारैली में पहुंचेंगे। लेकिन अभिमन्यु जी, अगर देश के प्रधानमंत्री की बात करें तो उनकी तरफ से ऐलान किया गया था कि हम ये तीनों काले कानून वापस लेते हैं और किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा देंगे। वहीं अगर हम हरियाणा सरकार की बात करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं कि जितना फायदा, जितना भला बीजेपी सरकार ने, गठबंधन सरकार ने किसानों का किया है, इतना पहले कभी नहीं हुआ। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। मुख्यमंत्री जी, पहले पूरे देश में हर साल महंगाई के अनुसार, इन्फ्लेशन के अनुसार किसानों की जमीनों के कलेक्टर रेट बढ़ाए जाते थे जी। आप देखो, कर्मचारियों की तनख्वाह भी बढ़ती है महंगाई के अनुसार, उनका डीए बढ़ता है टाइम टू टाइम पे, अलग अलग वेतन आयोग लगते हैं, तो इसी तरह किसानों की जमीनों के कलेक्टर रेट बढ़ते थे। 2017 से लेकर 2022 तक आपकी सरकार ने किसानों की कलेक्टर रेट, जमीनों के कलेक्टर रेट बढ़ाने की बजाय कलेक्टर रेट घटाए। और अब जब किसान संगठनों ने लड़के 2023 में कलेक्टर रेट बढ़वाया और 2024 में भी लगभग कलेक्टर रेट बढ़ चुका था, 1 जनवरी 2024 से बढ़ा हुआ कलेक्टर रेट लागू होना था, तो आपकी सरकार ने, खट्टर सरकार ने 31 दिसंबर 2023 को अचानक से आदेश जारी किया कि भाई बढ़ा हुआ कलेक्टर रेट अभी लागू नहीं होगा। और वो इसलिए लागू नहीं किया जा रहा क्योंकि यदि कलेक्टर रेट बढ़ गया
तो सरकार कोई भी जमीन का एक्वायरमेंट करेगी तो किसानों को मुआवजा ज्यादा मिलेगा। मान लीजिए 30 लाख कलेक्टर रेट है तो किसानों को मुआवजा मिलेगा, अगर 4 गुने का फार्मूला लगेगा तो किसानों को मुआवजा मिलेगा 1 करोड़ 20 लाख प्लस ब्याज। अगर कलेक्टर रेट 20 लाख होगा तो उनको मुआवजा मिलेगा 80 लाख प्लस ब्याज। तो अपने कॉर्पोरेट मित्रों की, जैसे अंबानी और अडानी मोदी साहब के मित्र हैं, उसी तरीके से जो प्रदेश स्तर के और जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हैं, वो जिनका खट्टर साहब के साथ उठना बैठना है, उनको फायदा पहुंचाने के लिए, कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए, किसानों की जमीन औने पौने दामों में लुटवाने के लिए इन्होंने कलेक्ट्रेट बढ़ाने पर रोक लगा दी। तो क्या ये आपका किसान हितैषी फैसला है? अभी पीछे सीजन गया, बाजरा 1800-1900 रुपए क्विंटल के हिसाब से बिका है, एमएसपी से बहुत नीचे। आज हरियाणा में जिन किसानों ने अपनी कपास, जिन किसानों ने नरमा अपना थोड़ा स्टोर कर लिया था, रख लिया था, इस उम्मीद में कि बाद में भाव बढ़ेंगे, तो आज उसकी खरीद जो भी हो रही है वो बहुत कम रेट में हो रही है। सीसीआई है उसकी खरीद नहीं कर रहा है, किसान परेशान है। तो ये जो सरकार है, हाँ ये बात ठीक आपने कही कि इन्होंने किसानों के लिए बहुत काम किया, लेकिन क्या काम किया? इस सरकार ने किसानों की आत्महत्या कई गुना बढ़ा दी। इस सरकार ने किसानों के ऊपर जितने लठ बरसाए, इस सरकार ने किसानों के ऊपर जितने अत्याचार किए, इस सरकार ने जितनी बार किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े, इस सरकार ने जितनी बार किसानों के ऊपर पानी की बौछारें करी, उतना भारत के इतिहास में किसी और सरकार ने नहीं किया। तो इस सरकार को सबसे ज्यादा किसान मजदूर विरोधी सरकार के तौर पे याद किया जाएगा। अब देखो हरियाणा में जो नौजवान है, जो जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया, उनकी भर्ती नहीं कराई जा रही। कोई भी एग्जाम है, वो एग्जाम अगर बच्चे मेहनत करके 2-2, 3-3, 4-4 साल हो जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में एक किसान मजदूर अपने बेटे को अपनी बड़ी कष्ट की कमाई से उसको भेजता है शहर में तैयारी कराने के लिए, लेकिन वो बेचारा मेहनत करके एग्जाम क्लियर भी कर लेता है तो 2-4 दिन बाद खबर आती है कि भाई पेपर तो कैंसिल हो गया क्योंकि पेपर लीक हो गया था। आप कहते हैं कि हरियाणा सरकार भर्ती नहीं कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि जितना रोजगार हमने युवाओं को दिया इतना किसी ने नहीं दिया, और अभी जस्ट अभी एक दिन पहले ही 60,000 और युवाओं को नौकरी देने की बात कही है। देखो बात तो चाहे 6 लाख को नौकरी देने की कर लो, सवाल तो ये है ना आप दे कितने को रहे हो। देखो प्रधानमंत्री मोदी जी में और इनके तमाम नेताओं में, उसमें मनोहर लाल खट्टर भी आगे और भी आगे, एक बात में तो इनको महारत हासिल है, वो माननी पड़ेगी, और वो इनको महारत हासिल है झूठ बोलने में। झूठ भी जो बोलते हैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं। एक बार तो सच जो सच जानता है वो भी थोड़ा सा घबरा जाता है, बोला भाई तेरे कॉन्फिडेंस से ये झूठ कैसे बोल रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी की तरह ये भी बड़े बड़े वादे करते हैं। अब एक बात बताओ आप, 2016 से लेकर 2022 तक किसानों के एक मुद्दे पे जो सबसे ज्यादा चर्चा इस सरकार ने करी वो ये थी कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। हम पूछना चाह रहे हैं पूरे देश में कितने किसानों की आय दोगुनी हुई? आज कल हम बैठे थे गांव में, मोट गांव में बैठे थे, वहां पे एक बुजुर्ग और कई किसानों के साथ चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने एक चीज बताई कि 2013 में जब जीरी 4500-5000 रुपया क्विंटल बिकी थी 11-21 जी, उस समय जो हमारी लागत थी और आज के दिन में जो लागत है उसमें कम से कम 7 से 8 गुना की बढ़ोतरी है जी। आज भी जीरी 4500-5000 रुपए क्विंटल बिकी है 11-21 जीरी जी, लेकिन लागत कितनी बढ़ गई, खर्चा कितना बढ़ गया? 7 से 8 गुना बढ़ गया। आप देखो खाद का कट्टा, चलो उसके दाम नहीं बढ़ाए, लेकिन दूसरी चालाकी कर दी ना, जो पहले पचबाजी किसी को समझ नहीं आएंगी। लेकिन आपको एक चीज बता दें कि आज देश का युवा जाग चुका है, देश का किसान जाग चुका है। जिस तरीके से 2019 में इन्होंने लोगों को एक बार भ्रमित कर दिया था, जब उस समय भी किसानों का आंदोलन चल रहा था, नौजवानों की नौकरी पे मांग चल रही थी, लेकिन अचानक से 14 फरवरी 2019 को जब पुलवामा में आतंकी हमला हुआ, हमारे देश के किसान मजदूरों के 40 बेटे शहीद हो गए। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने जगह जगह जाके शहीद जवानों के नाम पे वोट मांगी और एक माहौल बनाया कि शहीद जवानों के नाम पे एक वोट तो दे दो। आज दोबारा से उसी तरह के प्रयास किए जाने लग रहे हैं। किसानों के, नौजवानों के मुद्दों को दबाने के लिए, उन मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए अलग अलग तरीके के प्रपंच रचे जा रहे हैं, लेकिन अब की बार ये सरकार उनमें कामयाब नहीं होगी। लेकिन अभिमन्यु जी, अब की बार जो किसान है वो आप लोगों के ऊपर विश्वास क्यों करे? क्योंकि पहले बहुत ज्यादा संख्या में किसानों ने आपका साथ दिया था, तो जो तमाम नेता उभर के आए थे वो राजनीति में कूद पड़े। किसी ने अपनी पार्टी बनाने की बात कही, तो किसी ने चुनाव लड़ने की बात कही, जमानत जब्त करवा के वो किसानों के साथ ठगी कर गए। ऐसे भी आरोप आप लोगों के ऊपर लगते हैं। देखो, जो आपने ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा है, ये उस समय भी अगर आप जो मोर्चे की जो
प्रोसीडिंग्स होती थी, जो मोर्चे की कार्रवाई होती थी, जो रजिस्टरों में नोट करी जाती थी, जी। हम 14-15 किसान लीडर्स ने स्पष्ट किया था उस समय भी कि चुनावी राजनीति हमारा काम नहीं है जी। हमारा काम आंदोलन है। ये समाज का जो 36 बिरादरी का भाईचारा हमारे साथ जुड़ा है, ये आंदोलन के जरिए जुड़ा है, ये राजनीति करने या राजनीति के नाम पे नहीं जुड़ा। लेकिन बहुत सारे कई साथियों ने क्या किया, वो बातें अनसुना करते हुए, किसानों की भावनाओं को अनसुना करते हुए उन्होंने चुनाव लड़ा, और उसका नतीजा क्या आया, जनता ने, किसानों ने उनको सबक भी सिखा दिया। और उसके बाद से लगातार जो गैर राजनीतिक ढंग से जो आंदोलन लड़ने वाले नेता हैं, उनको किसान अपने साथ ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। और अब की बारी हमने स्पष्ट किया है, बिल्कुल क्लियर किया, आपके माध्यम से भी ये क्लियर करना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संगठन एक फ्रंट पे आगे हैं, एक मंच पे आ चुके हैं, और जो बचे हुए हैं उनको भी साथ लाने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन एक ही रूल बिल्कुल गैर चुनावी राजनीति ढंग से आगे बढ़ने वाले नेताओं के माध्यम से लड़ा जाएगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि कुछ लोग सोचते हैं, हो सकता है कुछ लोगों को भ्रम हो कि पिछले वाला आंदोलन नेताओं ने जितवा दिया या संगठनों ने जितवा दिया। ऐसा कुछ नहीं है। हम वहां बैठे थे, हम सारी चीज देखते थे। वो आंदोलन लड़ा गया और जीता गया जनता के संघर्ष के कारण। वो आंदोलन जीता गया 36 बिरादरी के सहयोग के कारण। हर किसान, हर मजदूर हमारा नेता है। हमारे जैसे जो नुमाइंदे थे, मैं उनको नुमाइंदा कहना पसंद करता हूं, जो हमारे जैसे नुमाइंदे थे, वो सिर्फ चीजों को संभालने का काम कर रहे थे। हम केयर टेकर थे। हम असली मालिक उस आंदोलन का 36 बिरादरी का भाईचारा था। ये देखो नारनौंद में जो सारे तरफ, चारों तरफ ये क्रांतिकारी साथी खड़े हैं। इन क्रांतिकारी साथियों ने उस आंदोलन के दौरान लठ खाए हैं, आंसू गैस के गोले झेले हैं, पानी की बौछारें झेली हैं, और 378 दिन तक लगातार धरने पर रहे। जो अपने काम धंधे थे, जो अपने खेती थे, उसमें भारी भरकम नुकसान भी उठाया। लेकिन इन लोगों ने किसी भी चीज की परवाह किए बगैर 378 दिनों तक मोर्चा थामे रखा। तो ये हमारे असली नेता है। और आज किसान समाज ये मन बना चुका है कि भाई गैर चुनावी राजनीति में भाग लिए जो संगठन, जो मोर्चा आगे लड़ाई लड़ेगा, उसके साथ हम मजबूती से खड़ेंगे। और अब की बार भी आप देखिएगा, उस परमात्मा की कृपा से, उस रब की कृपा से मोर्चा और भी ज्यादा मजबूती से लड़ेंगे। जी। कोहाट साहब, अगर हम पूरे देश की बात करें तो पूरा देश आज राम के रंग में रंगा हुआ है, तो क्या किसान भी एक साथ खड़े होंगे वहां पे? देखो, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, जो किसानों के राम है और जो भाजपा आरएसएस वालों के राम है, उनमें भी फर्क है। हमारे ये इतने बुजुर्ग खड़े, आप किसी से भी पूछो, जब पहले ट्रैक्टर, ये एरो कल्टीवेटर नहीं होते थे, बड़द और हल के साथ खेती होती थी, जब भी खेत में जाते थे सबसे पहले बोलते थे भाई ले राम का नाम। आज भी बुजुर्ग है, वो उठते, मैं अपने दादाजी को देखता हूं, मेरे एक दादाजी 91 साल के हैं, बड़े वाले दादाजी 99 साल के हैं। वो भी जब सुबह उठते हैं 5 बजे, 5:30 बजे, तो वो क्या कहते हैं, उठते ही हाथ जोड़ के ले राम का नाम। वो जो राम है, वो है किसान मजदूरों के राम, वो राम है गांव वालों के राम। और जो जय श्री राम है, जय श्री राम एक पॉलिटिकल नारा है। जय श्री राम ने, अब देखिए, जय श्री राम एक आक्रोश दिखता है कि जो लोग ये नारे भी लगाते हैं, कहते हैं जय श्री राम, मतलब गुस्से की एक भावना उनके अंदर से आती है। गुस्से का काम भगवान का या रब का हो ही नहीं सकता, वो तो पॉलिटिकल नारा है जय श्री राम। और आप एक ये देखो, ले राम का नाम, इसमें एक प्रेम का, एक स्नेह का संदेश है। ये चीजें लोगों को समझनी चाहिए। और मैं तो एक बात पूछना चाहता हूं सरकार से, भाई जो हम किताबों में पढ़ते हैं वो सही है गलत है हमें नहीं पता, लेकिन जो हमने पढ़ा है, ये कहते हैं कि जब राम को वनवास हुआ तो उन्होंने जो अपना 14 वर्ष का वनवास काटा, उसका ज्यादातर समय उन्होंने, जो आज हम छत्तीसगढ़ झारखंड के नाम से जिस एरिया को जानते हैं, वहां के जंगलों में अपना समय व्यतीत किया। तो छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा जंगल है हसदेव जंगल, जिसको पूरे भारत का फेफड़ा कहा जाता है, जैसे अमेजन जंगल को पूरी दुनिया का फेफड़ा कहा जाता है। हसदेव जंगल में जहां हजारों वर्ष पुराने वृक्ष हैं, पेड़ हैं, 2011 में गौतम अडानी को वहां की कुछ खदानें अलॉट करी गई, लेकिन आदिवासी किसानों ने, मजदूरों ने उसका विरोध किया। 13 साल तक कोई खदानों की खुदाई नहीं हुई, कोई वहां पेड़ों की कटाई नहीं हुई। 19 नवंबर को वहां पे दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और 1 महीने के अंदर छत्तीसगढ़ में हसदेव जंगल के आसपास के जिलों में, 2-3 जिलों में भारी भरकम पुलिस की तैनाती करके आंदोलनकारी आदिवासी किसानों मजदूरों को गिरफ्तार करके वहां पे 10,000 15,000 से ज्यादा पेड़ काट दिए गए। तो भाई ये कौन से राम भगत हो गए? एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि भाई हम राम के भक्त हैं, दूसरी तरफ भगवान राम जिन जंगलों में रहकर उन्होंने अपना वनवास काटा, उन हजारों सालों पुराने पेड़ों को एक व्यक्ति गौतम अडानी के फायदे के लिए तमाम जंगलों को काटा जा रहा है। तो ये कौन सी राम भक्ति होगी? इनकी राम जो भक्ति है वो सिर्फ
चुनावी उठाने के लिए है। जो किसानों का जो भगवान है, जो ले राम का नाम है, वो एक प्रेम का, सद्भावना का संदेश है। तो आज किसान इस चीज को समझ चुका है कि भाई हमारा राम जो हमारे खेड़े हैं, हमारा राम वहां पे है। हमारे राम चौधरी छोटू राम है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन खपा दिया हमारे और आपके भविष्य को बनाने के लिए। अब देखो यहाँ पे हरियाणा में कहीं भी चले जाओ आप, हर गांव में खेतों में दादा खेड़े बने हुए हैं, गांव में भी खेड़े बने हुए हैं। हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा वहां से जुड़ी हुई है और उन्हीं चीजों को, अपने पूर्वजों को, अपने पुरखों को ही हम अपना सब कुछ मानते हैं। वहीं से हम अपनी प्रेरणा लेते हैं, चाहे वो चौधरी छोटू राम जी हो, चाहे शहीद आजम भगत सिंह हो या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो। ये हमारे लिए आदर्श हैं और इन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पे हम चल रहे हैं। कुहाड़ साहब, अंतिम प्रश्न, आपने दोबारा फिर आंदोलन शुरू किया है, तो आपके ऊपर भी आरोप लगेंगे कि आप कांग्रेस के या विपक्ष के इशारे पे काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपको यह भी सुनने को मिलेगा कि एक बार फिर और आ गए हैं भाईचारे को तोड़ने के लिए। तो उसमें आप किस तरह से डिफेंड करें? देखो क्या होता है, जब सत्ता पक्ष के पास समाज के सवालों का जवाब नहीं होता तो वो कहते हैं ये विपक्ष के एजेंट आ गए। इसी सरकार की बात नहीं है। 2014 से पहले जब किसान आंदोलन करते थे गन्ने का भाव बढ़वाने के लिए और चीजों के लिए, तो तब उस समय जो सत्ता में बैठे लोग होते थे वो कहते थे ये विपक्ष के एजेंट आ गए। आज जो सत्ता में बैठी बीजेपी है ये कह रही है जब हमारे सवालों का जवाब नहीं है कि भाई ये विपक्ष के, कांग्रेस के एजेंट आ गए। हम तो इन तमाम राजनीतिक पार्टियों को सबसे पहले तो ये निवेदन कर रहे हैं, भाई एक बार आपस में बैठ के ये तो तय कर लो कि हम लोगों को किसका एजेंट बताना है। कभी किसी का बताते हो, कभी आम आदमी पार्टी का एजेंट बताते हो, कभी कांग्रेस का बताते हो, कभी बीजेपी का बताते हो, कभी समाजवादी पार्टी का एजेंट बताते हो। अरे एक अपनी सर्वदलीय बैठक बुलाओ और सर्वसम्मति से पहले ये क्लियर करो कि ये किसान आंदोलन वाले किसके एजेंट हैं। सच्चाई ये है, हम अपने समाज के एजेंट हैं, भाईचारे के एजेंट हैं, हम देश के एजेंट हैं और भाईचारे के लिए, समाज के लिए ही कार्य कर रहे हैं। और रही बात भाईचारा तोड़ने की, देखिए ना तो पिछले आंदोलन में कोई भाईचारा तोड़ा गया, किसान मजदूरों ने मिलकर बाबा साहेब अंबेडकर जी की भी जयंती मनाई, ज्योतिबा फूले जी की भी जयंती मनाई, चौधरी छोटू राम जी की भी जयंती मनाई, सबने मिलजुल के बनाई। और ये लड़ाई अकेले किसानों की नहीं है, हमारी स्पष्ट मांग है कि किसानों के साथ साथ मजदूरों का भी कर्जा माफ किया जाए। जो हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कराने की बात कर रहे हैं, उसमें जहां एक चीज किसानों के लिए है कि भाई लागत से 1.5 गुना करके इनको कीमत दी जाए, वहीं एक बड़ी बात उसमें मजदूरों के लिए भी है। जो आज सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट लाखों एकड़ जमीन पे कुंडली मार के बैठे हैं, जो किसी तरीके का इस्तेमाल नहीं करी जा रही, उस जमीन को हमारे मजदूर भाइयों को दिया जाए जो भूमिहीन किसान है एक तरीके से। तो ये लड़ाई साझी लड़ाई है, किसानों की, मजदूरों की लड़ाई है, 36 बिरादरी की लड़ाई है। और अंत में ये कहते हुए मैं बात अपनी खत्म करना चाह रहा हूं, देखिए प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी 2014 से पहले, अगर हम सत्ता में आए तो साल में 2 करोड़ नई नौकरियां देंगे। 2022 के आखिर में एक सांसद ने मेहनत करके, हिम्मत करके सवाल पूछा। यूं तो किसी की सवाल पूछने की हिम्मत ही नहीं है सांसदों की, जो सवाल पूछते हैं उनको 150 को बाहर निकाल देते हैं। ये खुलेआम तानाशाही चल रही है। लेकिन फिर भी एक सांसद ने हिम्मत करके सवाल पूछा कि मोदी साहब, आपने कहा था हम हर साल 2 करोड़ नई नौकरी देंगे, 8 सालों में 16 करोड़ नौकरी आपको देनी चाहिए थी, आप देश की जनता को बताइए आपने कितनी नौकरी दी। तो सरकार ने जवाब दिया, क्योंकि सरकार संसद में झूठ नहीं बोल सकती, सरकार ने जवाब दिया कि हमारे 8 साल के कार्यकाल में 2014 से लेकर 2022 तक 22 करोड़ बच्चों ने सरकारी नौकरी के लिए फार्म भरे, लेकिन हम नौकरी दे पाए मात्र 0.3% को, यानी 7,22,000 को ही। हर 300 में से एक बच्चे को नौकरी मिली। अब मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, देश की जनता तक ये संदेश पहुंचाना चाह रहा हूं, जो 99.7% बेरोजगार जो घूम रहे हैं, जिन्होंने फार्म भरे और जिनको नौकरियां नहीं मिली, उसमें हर जाति के नौजवान हैं, हर धर्म के नौजवान हैं, हर क्षेत्र के नौजवान बेरोजगार हैं। ऐसा नहीं है कि किसी विशेष जाति को बुला के तो उनके तो सारे बच्चों को सरकार ने नौकरी दे दी और किसान मजदूर जातियों को नहीं दी हो। बेरोजगारी से परेशान तो सभी है ना, खेती सभी करते हैं, जो एमएसपी नहीं मिल रहा है उसे सभी जातियों के किसान परेशान है, सभी धर्मों के किसान परेशान है। तो इसीलिए ये सबकी साझी लड़ाई है, सबको एकजुट होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जिस तरीके से हमें लूटने वाले राजनेता और कॉर्पोरेट घराने धर्म और जाति से ऊपर उठ के एकजुट होकर हमें लूट रहे हैं, ऐसे ही जिनकी लूट हो रही है हमारी, हमें भी जाति और धर्म से ऊपर उठ के लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और आपके माध्यम से फिर अंत में मैं ये विनती करता हूं, 13 फरवरी का जो किसान आंदोलन दिल्ली कूच का, उसमें सारे किसान भाई सहयोग करें और उसी की तैयारी के लिए 3 फरवरी को नारनौंद की अनाज मंडी में जो पंचायत रखी गई है, उस रैली को किसान रैला बना दें। ये सब किसान भाइयों से, मजदूरों से निवेदन है जी। ये थे किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़, जिनका साफ तौर से कहना है कि भले ही
पहले की सरकारों ने हमारे साथ कितना ही अत्याचार किया हो, कितना ही लूटा हो, लेकिन अब किसान जाग गए हैं। किसी भी हाल में अब वो अपने अधिकारों के लिए पीछे नहीं हटेंगे। इससे भी एक कदम आगे इनका यह भी कहना है कि पहले जो किसान आंदोलन हुआ था उस दौरान हम सरकार की बातों में आ गए थे, हमें विश्वास था कि हमारी मांगों को पूरा किया जाएगा, लेकिन आज इनके साथ जो धोखा हुआ है उसका बदला लेने के लिए एक बार फिर किसान 13 फरवरी को दिल्ली कूच कर रहे हैं और इनकी तरफ से यह ऐलान किया गया है कि पहले वाला आंदोलन जितना था उससे कहीं ज्यादा बड़ा आंदोलन अब की बार एक बार फिर किसान देश भर के करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ अजय लोहान, बिंदास रेड़ा।